नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अजय जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। कल बिहार से पीएम मोदी ने जिस तरह से चेतावनी दी थी कड़े शब्दों में पाकिस्तान को कि इस बार आतंकवाद ही नहीं बल्कि आतंकवाद के आका जो है वो भी निपटाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद से देर रात कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बातचीत के लिए ऑफर आ गया है, यानी कि पाकिस्तान पूरी तरह से इस वक्त डरा हुआ है, सदमे में है, बैकफुट पर है, इसीलिए अब बचने के तरीके ढूंढ रहा है। अंजू जी, दिनकर जी की एक कविता है कि हित वचन न तूने माना, मित्र धर्म न तूने निभाया, तो ले अब मैं आता हूं, अंतिम संकल्प निभाऊंगा, अंतिम संकल्प निभाता हूं। अब याचना नहीं रण होगा, जिंदगी जय होगी और तेरा मरण होगा। प्रधानमंत्री ने चेतावनी नहीं दी, प्रधानमंत्री ने जानकारी दी, खुले मंच से जानकारी दी आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं का कि अंत नजदीक है। और साथ में पूरे विश्व को भी उन्होंने मैसेज दिया, अंग्रेजी में बोल के स्पेसिफिकली, ताकि विश्व के लीडर्स जो हमारे साथ हैं, ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म अब कुछ नहीं होता है, टेररिज्म इज टेररिज्म। और ये तो टेररिज्म से ऊपर था, ये बिल्कुल एक तरह से एथनिक क्लिंजिंग हुई थी कि हिंदुओं का धर्म पूछ के, नाम पूछ के, उनके पैंट उतरवा के खतना हुआ है कि नहीं ये देख के तब मारा गया। ये एक तरह से एथनिक क्लिंजिंग थी। ये इस्लामिक आतंकवाद का एक बहुत घिनौना चेहरा था जो हमने मुर्शिदाबाद में भी देखा और अब पहलगाम में देखा। मतलब एक हिम्मत देखिए, हमारी धरती पे आके हमारे नागरिकों को मार के कोई चला जाएगा और हम बैठेंगे। देश का प्रधानमंत्री क्या करेगा? और देखिए कितनी स्विफ्टली एक्शन सब होते चले गए। प्रधानमंत्री जिस दिन आए हैं उसी दिन बैठक करके शाम तक सीसीएस की बैठक, एमईए की बैठक होके 5 प्रतिबंध तुरंत लगा दिए, सिंधु समझौता स्थगित कर दिया, दूतावास की संख्या कम कर दी, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। तो ये सब लगातार सिग्नल्स हैं क्लियर कि अब तैयार रहो अपने आतंकियों पे, और उनको जो ट्रेन करते हैं, उनका जो ट्रेनिंग ग्राउंड है, उनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, उसको भी हम समाप्त करेंगे। तो ये एक डिसाइसिव बैटल है जो लंबा चलेगा, ये खत्म नहीं होता है। क्योंकि ये तो 30,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनका खुद फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं कि 30,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक आतंकी भी हर मदरसे से पैदा हुआ तो हमारे पास हर साल की 30,000 की फौज है। तो जिस देश की मानसिकता ये हुई हो तो उसको वैश्विक तौर पे अलग थलग करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एक रोग नेशन, एक टेररिस्ट नेशन है, ये पूरे विश्व में ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। अब विश्व के लोग मान भी रहे, क्योंकि ISIS हो जाए, पहले तालिबानी हो गए, चाहे कोई हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, अलकायदा हो गया, हर एक की जड़ें पाकिस्तान में ही निकली। तो हमारा यही प्रयास है कि कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, मिलिटरली और पूरे वैश्विक तौर पे पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग किया जाए। सर, पिछले कल हमने देखा कि 25 या 26 देशों के राजनयिक, उनको भी ब्रीफ किया गया कि क्या कुछ पहलगाम में हुआ। तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्या उन देशों को भरोसे में लिया जा रहा है कोई बड़ी कार्रवाई करने से पहले? नहीं, निश्चित तौर पे उनको भरोसे में लिया जा रहा है, बस उनको पाकिस्तान की असलियत दिखाई जा रही है। इसमें कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं और वो हो सकता है मदद करें, लेकिन ऐसे ऐसे देशों को मदद नहीं करना चाहिए। भारत ने अपनी सारी चिंताओं से अवगत करवा दिया। एक कूटनीतिक तौर पे ये एक स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन शेयर की गई है सबके साथ, और निश्चित तौर पे इसका भविष्य में कूटनीतिक तौर पे भारत को इसका जरूर लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, देश के तमाम प्रमुख देशों जितने हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गए, रशिया हो गया, इसराइल हो गया, सबने तमाम समर्थन के ऐलान तुरंत कर दिया। और जितनी सहायता हो सकी है, जो हमें किसी की सहायता चाहिए नहीं, लेकिन सबने सहायता भी ऑफर की है। भारत कैपेबल है अकेले अपने दम पर इन लोगों को निपटा लेने के लिए। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पृथ्वी के किसी भी कोने में रहोगे, हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे, हम ढूंढेंगे और आपको सजा देंगे, बच आप नहीं सकते। सर, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पीएम मोदी के इस भाषण के बाद आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ। इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, गेट तोड़कर लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की। देखिए, शेर दहाड़ता है ना तो गिदड़ों के झुंड में भगदड़ मचती है, तो पाकिस्तान में भी वैसी भगदड़ मची हुई है। और ये भारतीय उच्चायुक्त के बाहर गेट तोड़ के अंदर जाने की कोशिश, ये सब उनके हताशा और उनके दहशत का परिणाम है। अगर कोई मतलब नहीं है, कोई डर नहीं है हमसे, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? बैठिए आराम से, आप बहुत कैपेबल हैं।
वो जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा भारत इस बार, खड़े होने लायक इनको नहीं छोड़ेंगे। शिमला समझौता तोड़, हम शिमला समझौता तोड़ देंगे, तोड़ो शिमला समझौता। 98,000 सैनिक जो हमने वापस किए थे, अब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, उस पर वापस हमारा कब्जा हो जाएगा अगर समझौता तोड़ेंगे तो। मूर्खों को कोई अकल ही नहीं है, तुमको क्या समझाएगा। लेकिन सिंधु समझौता हमने स्थगित कर दिया है, तो यह जानिए कि पाकिस्तान की जीडीपी के 30% जीडीपी पे हमने छूट मार दी है, क्योंकि पंजाब का 80% एरिया और बलूचिस्तान का 80% एरिया ये इंडस रिवर के ही जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उसी से सिंचित होता है। ये पानी हम रोक देंगे तो राहिमाम मच जाएगा पंजाब में। इनकी आम आदमी, आम जनता बगावत करेगी इससे। देखिए पंजाब की, अब लोकल पॉलिटिक्स समझिए, पंजाब में समस्या ये है कि सबसे बड़ा प्रांत है पंजाब पाकिस्तान में। ये सबसे बड़ा कैंसर है पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। तमाम हुक्मरान आज तक पंजाब से आए, एक जिन्ना को छोड़ दीजिए तो वो कराची के साइड से बिलोंग करते थे। ये जितने हैं सऊदी अरब वाले जो है वो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। इन पंजाबियों का ये हाल है कि ये पूरे पाकिस्तान पे लगातार हुक्म करते रहे हैं। सारी पाकिस्तान फौज में 80% पंजाबी हैं। फौज जितनी जुल्म करती है, पाकिस्तान के अन्य जितने प्रांत हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, सिंध हो जाए, चाहे पीओके हो जाए, इन सब पे जुल्म यही पंजाबी लोग करते हैं। पाकिस्तान की 60% जनता इन पंजाबियों से नफरत करती है। इसलिए बलूचिस्तान अपना देश मांग रहा है, क्योंकि वो कहता है कि हमने गलती की पाकिस्तान के साथ मिलकर। भाई बलूचिस्तान तो 49 तक अलग नेशन था, इसलिए वो अलग जाना चाह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा वो अलग जाना चाह रहे हैं, सिंध अलग जाना चाह रहा है, सिर्फ इन पंजाबियों की वजह से। और भारत पे भी जितने अटैक हुए हैं आज तक, जिहादी गतिविधि जितनी होती है, आतंकी गतिविधि जितनी होती है, ये सब यही पंजाबी करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कैंसर है पंजाब का। इस कैंसर को ठीक करने की इस बार हम लोगों ने प्रण लिया। पर सर, अभी डिप्लोमेटिक फैसले तो हमने ले लिए, लेकिन मिलिट्री एक्शन को लेकर लोगों में बड़ा वो है कि वो क्या होगा, और अगर होगा तो किस तरह का हो सकता है। हालांकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। खबरें तो ये भी आ रही कि भारतीय वायुसेना ने भी युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम आक्रमण दिया गया है। तो ये, और फिर हमने नेवी ने भी मिसाइल टेस्ट किया है कल ही सूरत के पास। तो कहीं ना कहीं, और तीनों सेनाओं को अलर्ट पर भी रखा गया है, हाई अलर्ट पर। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई ना कोई एक्शन होगा। देखिए, युद्ध क्षमता में पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है। अगर आप विश्व कैपेबिलिटी देखेंगी, आज की तारीख में हम विश्व के नंबर 2 की सबसे बड़ी सेना है, नंबर 4 का एयरफोर्स है, नंबर 5 का हमारी नेवी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी कहीं उनसे बहुत ज्यादा है। ये सब जो मिसाइल टेस्ट वगैरह ये सब हो रहे हैं, ये तो बस एक ट्रेलर है। यकीन मानिए बहुत डिसाइसिव एक्शन होगा। पीओके हमारा है, हमें ये भी ध्यान में रखना है। हमें आतंकियों को नुकसान पहुंचाना है, उनके आकाओं को नुकसान पहुंचाना है, आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना है पाकिस्तान को, ये भी हम जानते हैं। तो तमाम तरह के पहलुओं को रख के ही निश्चित तौर पे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जिसमें इनको हर तरह से पंगु बनाया जाएगा कि ये आगे आने वाले दिनों में अपना सर ना उठा पाए। इनको रणनीतिक तौर पे और इनको कैपेबिलिटी के तौर पे, लॉजिस्टिक के तौर पे बिल्कुल तोड़ देना है। सर, पीएम मोदी ने कहा है ना कि कल्पना से भी कहीं ज्यादा खामियाजा भुगतेंगे ये। देखिए, प्रधानमंत्री अपने शब्दों को बहुत चुन के बोलते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकती हैं वो हाल करेंगे। तो आप ये सोचिए कि आक्रोश कितना ज्यादा है। प्रधानमंत्री जहां मधुबनी में रैली कर रहे थे, वहां लगभग 7 लाख की भीड़ जमा थी, और एक एक व्यक्ति के मन में गुस्सा था बिहार में। ये अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बगल में बंगाल में लोग देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में भी वैसी घटना हुई, बिहार में भी, पहलगाम में भी हो गया। तो कहां देश बचेगा? अपने सर्वाइवल के लिए अगर हम खड़े नहीं होंगे तो फिर तो बढ़िया है, धर्म परिवर्तन हम लोग भी कर ही लें भाई। सर, ये स्वामी योगानंद सरस्वती ने कहा ही था ना कि अगर भारत में प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाए तो अगले 5 साल के अंदर 40% भारत के मर्द मुसलमान बन जाएंगे, मुसलमान धर्म अपना लेंगे, बाकी 40% मार दिए जाएंगे, बाकी 10-20% जो भी मर्द बचेंगे, हिंदू मर्द, वो दूसरे देश में जाके बस जाएंगे। तो अगर इनकी बातों में आके डर के मारे अगर हम कुछ नहीं करें तो आने वाले 10-20 साल, 40 साल के बाद हमारी दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन तो कंप्लीटली कन्वर्ट कर जाए। फिर गया हिंदू धर्म। लेकिन हिंदू धर्म की अपनी एक विशेषता रही है। इस्लाम जब आया तब आया, वेस्ट से आया था इस्लाम, आप याद कीजिए। पश्चिम से इस्लाम होते हुए आया
ईरान इराक सबको कवर करते चला गया, लेकिन भारत अखंड हिंदुस्तान पे आके रुका। हमारे ऊपर से चला गया, फिर ईस्ट में चला गया, इंडोनेशिया बाली तक, लेकिन हिंदुस्तान को कभी डैमेज नहीं कर पाया। बहुत पॉपुलेशन बढ़ी उनकी निश्चित तौर पे, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया 1947 में, अफगानिस्तान था पहले, लेकिन अखंड हिंदुस्तान का कुछ ही हिस्सा कर पाया, कभी हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे सनातन सबसे पुराने हम हैं और हम जानते हैं कि कब हमें चट्टान की तरह खड़े हो जाना है। अब मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म में भी जागृति आ गई है, हिंदुओं में भी जागृति आ गई है और भारतीयों में भी जागृति आ गई है कि अब इन जिहादी मानसिकता वालों के सामने डट के खड़े रहना ही होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। सर, हमारे देश में तो एक ऐसी जमात है जिसे सेकुलर कीड़ा काटा हुआ है। वो लोग तो अभी भी सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि धर्म नहीं पूछा गया था, किसी का खतना चेक नहीं किया गया था, बस यूं ही ये तो आतंकवादी हमला था, वहां पर तो एक मुसलमान भी मारा गया है। अगर पूछा गया होता धर्म तो मुसलमान नहीं मारा जाता। अब सोचिए, ये प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। देखिए, हम कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इस देश में 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम इस देश में उस जिहादी सोच के खिलाफ हैं। ये लोग जो हैं, ये जितने आरजेडी, कांग्रेस, सपा, ये सब जितने पॉलिटिकल वेवलेंथ वाले हैं, ये उस जिहादी सोच का भी विरोध करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इस जिहादी सोच का विरोध करेंगे तो मुसलमान हमसे नाराज हो जाएगा। आप ये बताइए, कश्मीर घाटी में पहली बार आतंकवाद के विरोध में पूरी घाटी बंद हो गई। पहलगाम में एक लोगों ने बंद कर दिया। एक व्यक्ति जो मारा गया है वो टूरिस्ट, उसने कम से कम 15 टूरिस्ट की जान बचाई। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग जानते हैं कश्मीर घाटी में आज की तारीख में कि अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हमारे पेट पे लात पड़ेगी। ये जिहादियों ने और कुछ नहीं किया है, वो आम कश्मीरियों के पेट पे लात पड़ी। अगर टूरिस्ट नहीं जाएगा, कश्मीर की जीडीपी ऑलमोस्ट 60% गिर जाएगी नीचे। आप सोचिए, 2.5 करोड़ टूरिस्ट गया था पिछले साल। अगर एक टूरिस्ट 5 दिन रहता है, होटल, खाना पीना, टैक्सी, तो एक व्यक्ति पे कम से कम खर्च होगा तो 10,000 रुपये खर्च होगा। तो 2.5 करोड़ इंटू 10,000 कर लीजिए, कितना हो गया इनके जीडीपी में, कितना बढ़ा। अगर वो पैसा हटा दीजिए तो फिर कश्मीर में बचेगा क्या? तो हर कश्मीरी इसलिए जो भी भारतीय सोच के साथ है, प्रगति के साथ है, वो इन आतंकवादियों के साथ नहीं है। लेकिन इन आतंकियों की मानसिकता है गजबाए हिंद और दारुल इस्लाम करने की। इनको डेवलपमेंट, पीस, अमन, शांति, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है गजबाए हिंद करना। आप देखिए कितने सिस्टमैटिक तरीके से हमारे सारे बॉर्डर्स के जितने जिले हैं, ऑलमोस्ट अभी 250 जिलों पे मुस्लिम बहल हो गए हैं, लगभग 200 से 250 के बीच में, और ये बॉर्डर पे ही ग्रो कर रहे हैं ताकि भारत को चारों तरफ से घेर लें। तो ये सोच का अंत करना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से इस देश में पहली बार 10 साल में मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो हम ये काम कर पा रहे हैं, नहीं तो कोalition गवर्नमेंट ये कभी नहीं करेगी। या कांग्रेस का खैर इनको और उपजाने में, उपजाऊ खेत कैसे इनको मिले, कांग्रेस उसी में चिंता में रहती है। तो बहुत जरूरी है अभी कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की सोच के प्रधानमंत्री अगले 30-40 साल तक रहे। सर, पीडीपी को देखिए ना, महबूबा मुफ्ती पहली बार एक प्ले कार्ड लेकर सड़क पर उतरी, हम भी विक्टिम है। वो तो आतंकवादियों के जनाजों में शामिल होती थी, वो विक्टिम कहां से हो गई? विक्टिम तो आतंकियों के जनाजे में शामिल होती थी, हाय पाकिस्तान करती थी। फारूक अब्दुल्ला ने कल स्टेटमेंट दिया कि आप पाकिस्तान पे अटैक करोगे, कैसे करोगे? क्या उन्होंने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं, वो भी न्यूक्लियर स्टेट। तो इनकी मानसिकता समझने की जरूरत है और ऐसे लोगों को जनता नेग्लेक्ट करते जा रही है। ये नेग्लेक्ट होंगे। एक बार जान लीजिए, जिहादी सोच का एक ही उपाय है, इनको डट के डंडे से मारो। जैसे योगी जी ने कहा था कि आतंकियों का एक ही इलाज है, लात के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इनको डट के मारो और विकास का पहिया लगातार घूमते रहे, ताकि आम जनता उस जिहादी सोच में नहीं जाए, आम जनता अपने विकास में जाए, आम जनता अपना लाभ देखे। ये लोग फायदा उठाते हैं गरीब मुसलमानों का, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके मन में ये राक्षसी सोच देके, मदरसों में इस तरह की फैनेटिक ट्रेनिंग देके, उन सबको बदलाव करने की जरूरत है। ये वन प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी काम नहीं है, सिर्फ मारा खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। हमें इसके सोशल फैब्रिक पे काम करना पड़ेगा, हमें इसके इकोनॉमिक फैब्रिक पे काम करना पड़ेगा, हमें इस सोच को करने के लिए मिलिटरीली भी काम करना पड़ेगा। मल्टीपल प्रॉन्ग अप्रोच लेंगे तब जाके अगले 20 साल, 10-15 साल में ये कम होके खत्म होना शुरू होगा। आज तो हमने शुरुआत की है एक तरह से। सर, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब ही नहीं होता है। अब भी नहीं दिखता है, इसका मतलब आंख का अंधा नाम नहीं सुख।
अखिलेश को यही बुलाइए था। अखिलेश बने अब्दुल्ला, ये तो हमने को कहावत सुनी थी ना, यूपी में आजकल एक किस्सा चल रहा है, हाय रे देखो अल्लाह अखिलेश बने अब्दुल्ला, तो वही हाल है, अब्दुल्ला बन जाएंगे तो कहाँ आतंकवाद में मजहब दिखेगा। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर में निशान लगा दिए गए, उनका हिंदुओं के घर को तोड़ दिया गया, दुकान को तोड़ दिया गया। पहलगाम में पूछ के कि तुम हिंदू हो कलमा पढ़ो, कलमा की कसम खिलाएगी। जो कलमा पढ़ लिया, एक हिंदू हमारे प्रोफेसर साहब हैं वेस्ट बंगाल के, सिलचर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनको बाई चांस कलमा आता था क्योंकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, तो उन्होंने कलमा रिसाइट करना शुरू कर दिया, तो वो बच गया। लेकिन बाकी जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको गोली मार दी। हद तो तब हो गई कि जब पैंट उतरवा के गोली मार दी। इससे बड़ा धार्मिक आतंकवाद क्या होगा? एक इस्लामिक आतंकवाद का खुला नंगा नाच था। रॉबर्ट वाड्रा को ये दिख गया, रॉबर्ट वाड्रा को दिख गया कि प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद देश में हिंदुत्व बहुत हो रहा है, इसलिए मुसलमान सोच रहा है कि हम दब गए, हमें रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, हमें अपने घर के छतों पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान के मुसलमान आ गए यहाँ पे लोग को मारने के लिए। तो कोई लॉजिक है? लोग दिमाग से पागल हो गया है। कांग्रेस पार्टी की दुर्गति ऐसी नहीं हुई है, ये राहुल गांधी इफेक्ट पूरे खानदान को लगा हुआ है। सर जीजा जी को भी तो नेता बनने का कीड़ा काटा हुआ है ना, उनको लग रहा है राज्यसभा पहुंच जाओ या लोकसभा से कहीं से खड़े हो जाओ, ईडी की तलवार लटक रही, कभी भी गिरफ्तार हो जाए, तो उनको भी लग रहा है कि राजनीतिक बयानबाजी करके शायद मुझे कुछ माइलेज मिल जाए। लेकिन एक चीज है सर कि जब 2019 में ये आर्टिकल 370 हटाया गया था घाटी से, प्रेसिडेंट रूल रहा, और जब तक कि चुनाव नहीं हुए जम्मू कश्मीर में, तब तक माहौल बहुत शांत था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी दिखाई थी जो एक तरह से इंपोज कर दिया था कभी सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाओ? ऐसा लग रहा है कि चुनाव अगर नहीं होते, वहां सरकार नहीं बनती, तो शायद ये सब नहीं होता। देखिए, निश्चित तौर पे एक स्थानीय सरकार होने से, और स्थानीय सरकार और खासकर यूटी में स्थानीय सरकार जहां पे पावर राज्यपाल के पास हो, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चलिए, अब तो जो है इसी में काम करना है। एक्चुअली में अब ट्यूनिंग हो रही है, फास्ट ट्यूनिंग हो रही है, फाइन ट्यूनिंग हो रही है, अब इसको हम लोग निपटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो अपने निर्णय देता है और एक चुनी हुई सरकार के तहत उन निर्णयों का सम्मान करना सरकार का काम है। एटलीस्ट हमारे देश का संविधान तो यही कहता है। अब मैं बाकियों की तरह तो नहीं कह दूंगा कि हमारे हिसाब से निर्णय नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट जाति कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, जैसे महान राहुल गांधी कह देते हैं। हम लोग वो काम नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 तक चुनाव करवाए के सरकार बनाइए, हमने चुनाव करवाया और ऐतिहासिक चुनाव करवाया। एक हिंसा नहीं हुई, रिकॉर्ड पोलिंग हुई। ये दिखाता है लोगों को विकास के प्रति भूख जग चुकी थी 370 हटने के बाद, जो 4 साल में इन सरकार द्वारा शासित राज्यों में जो काम हुए उससे। तो कहीं ना कहीं हमारे निर्णय की पुष्टि है। अब है बाकी सब चीज जितनी हो रही है उसको ठीक करना है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत जल्द हमको मिलिट्री एक्शन भी दिखेगा पाकिस्तान पर। बहुत चीज दिखेगा, बहुत चीज दिखेगा, और इसके बहुत गंभीर और सुखद ही परिणाम होंगे भारत के लिए। और ये पूरे पश्चिम एशिया की शांति को स्थापित करने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं, सेंट्रल एशिया में भी आईएसआईएस, फाइसिस, ये सब जितने आतंकी संगठन हैं, इन सब कोई जुड़े हुए हैं, तो इनका कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा। और ये मत सोचिए कि भारत अकेला अटैक करेगा। अगर भारत मिलिटरी एक्शन लेता है तो वहाँ बलूचिस्तान वाले बैठे हुए हैं, बलोच आर्मी बैठी हुई है, वो भी एक्टिव हो जाएगी। सिंध प्रांत बैठा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा बैठा हुआ है। पाकिस्तान के तो टुकड़े होने में 5 मिनट नहीं लगने लगेंगे। ये बात पाकिस्तान समझ रहा है। इसका रिलेटिव इफेक्ट अफगानिस्तान वहां पड़ा हुआ है, वो उधर से फ्रंट खोल देगा। आईसिस वगैरह जितने नेटवर्क हैं, ये सब नेटवर्क ध्वस्त होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक चीज नहीं है, वन प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मल्टीपल प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चलेगी। तो इसलिए इसका बहुत अच्छा सुखद अंजाम होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल्पना से ज्यादा भुगतना पड़ेगा, और देश जिस तरह से इस वक्त चाह रहा है कि कोई ना कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सब कुछ जो सुखद बातें आपने कही वो देखने को मिलेंगी। 11 दिन लगे थे सर्जिकल स्ट्राइक करने में, 12 दिन लगे एयर स्ट्राइक करने में, तो इसमें भी उसी की अवधि में मान के चलिए सब चीज तैयारी वैयारी करके हम लोग स्वाहा करेंगे इनका। तो अगले 8-10 दिन तक पाकिस्तान सूली पर टंगा रहेगा, हर पल उसको डर सताता रहेगा, कुछ हुआ तब कुछ हुआ। एक अंग्रेजी में कहावत है, थ्रेट इज ऑलवेज बेटर देन एक्शन। तो थ्रेट परसेप्शन फील करते रहे तब से। हमको तो चोट दे दिया उन लोगों ने, हमें तो ऐसी चोट दी है जिसका जख्म अच्छे
आने वाले कई साल तक हमें भूलेगा नहीं। पहलगाम तो अब किसी भी भारतीय की जुबान पे उतरेगा नहीं। हमें जैसी चोट दी है तो कम से कम डर में जीना तो सीखे, कम से कम, बहुत जरूरी है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि वो जो जनरल मुनीर हैं वो भारत से पंगा लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। हिसाब किताब इस बार अच्छे तरीके से भारत पूरा करेगा। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम अंजू जी।